मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली क्लास के अंदर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक अनाउंसमेंट करी थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था मैं आप सभी के लिए एक क्लास लेके आ रहा हूँ। ये क्लास बेसिकली टीसीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री के स्टूडेंट को हेल्प करेगी। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक क्लास लेके आया हूँ। ये मेरी पहली क्लास होगी। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही यूजफुल रहेगी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर बेसिकली एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कवर किया है। पहले एससीईआरटी कवर करूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी की तरफ शिफ्ट करूंगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं आपको। दोस्तों, ये मेरे क्लास 12th की मार्कशीट है। मेरे क्लास 12th के अंदर 94.4% मार्क्स थे। 94.4% मार्क्स थे, जिसके अंदर हिस्ट्री में आप देख सकते हैं मेरे 97 मार्क्स हैं। ज्योग्राफी के अंदर मेरे 95 मार्क्स हैं। पोल साइंस के अंदर 96 मार्क्स हैं। और मैं काफ़ी लंबे समय से बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करता था। आप देख सकते हैं मेरे ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया है, मेरे से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं। बच्चे तो 99 तक भी स्कोर लेके आए हैं, 97, 96, 97, 97 ऐसा भी स्कोर लेके आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ के मेरे से अच्छे स्कोर लेके आए। आप देखिए, पोल साइंस में बच्चा 98 लेके आया, 96 लेके आया, 94 लेके आया, 94 लेके आया। ये बच्चा 98 लेके आया है, 90 लेके आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। लेकिन ये सब अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन हुआ करता था कोचिंग के अंदर। मैं पहली बार आप लोगों के लिए ऑनलाइन आया हूँ और आई होप कि मैं मेहनत करूंगा, अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा, आप इसको पसंद करेंगे। तो ऑनलाइन भी हम बहुत अच्छा एफर्ट डालेंगे और आई होप कि अच्छा रिजल्ट भी हमको देखने को मिलेगा। देखिए, ये मेरे कुछ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लास 12 के 92, 91, 91, 95, 93, 94 बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास। ये क्लास 12 के रिजल्ट है आर्ट्स के, जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाई है बच्चों को। साथ के साथ हिंदी भी मैं कवर करवा लेता था और सोशियोलॉजी भी। ये सब सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाया बच्चों को। अब मैं आपको क्लास 12 के रिजल्ट के बाद अब मैं चाहता हूं कि बीपीएससी के अंदर भी मैं अच्छा प्रयास करूं, अच्छा कंटेंट दूं, अच्छा रिजल्ट दूं बच्चों को, ताकि यहां पे भी मेरा नाम हो। मैंने एक साल केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी पढ़ा है। देखो, ये मेरी फोटो है दोस्तों, और इसके अंदर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। 100% मेरा रिजल्ट रहा था। ये मेरी अब की फ़ोटो है जब मैं क्लास लेता हूँ स्कूल की। ये कुछ क्वेश्चन जो बीपीएससी के एग्जाम में आया मैं निकाल कर लाया आपके लिए। पहले क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको क्लास 9th और क्लास 10th का कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये क्लास 9th का बिहार बोर्ड की एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, ये पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कवर करेंगे, जो कि आपको बीपीएससी के एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा। साथ के साथ जितने भी मेरे छात्र क्लास 9th के बच्चे हैं वो अगर देखेंगे तो उनको भी बहुत हेल्प करेगा, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 पाठ का नाम है भौगोलिक खोज, इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भौगोलिक खोज का मतलब होता है कि विश्व के अलग अलग स्थान पे जाकर उनकी खोज करना। चाहे आप समुद्र के माध्यम से कर रहे हो, चाहे आप जितने भी दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भौगोलिक खोज, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से विश्व के अलग अलग देशों की खोज की, कैसे इनकी खोज की गई, समुद्री यात्राएं कैसे की गई। जब हम समुद्री यात्राएं करते तो उस समय हमें किन किन समस्याओं का सामना प्राचीन काल में करना पड़ता था, कैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ और नई नई चीज़ों का आविष्कार होने के बाद समुद्री यात्राएं करना या विभिन्न देशों की खोज करना कैसे आसान हो गया। कैसे एक समय में लोगों को लगता था कि समुद्र से यात्रा करना बहुत कठिन था, लेकिन किस प्रकार से इस चीज़ को संभव बनाया गया और जिसने आज भारत की खोज की, अमेरिका की खोज की, ये कैसे संभव हुआ। इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। सभी फैक्ट मैंने इसके अंदर कंप्लीट किए हैं और जो अंडरलाइन किया है मैं ये चीज़ पढ़ूंगा। साथ के साथ मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे रेक्टेंगल बना के दर्शा रखी है। जो भी रेक्टेंगल बना के चीज़ें आएंगी ये आपको लर्न करनी है। ये आपके नोट्स हैं, पेपर में ये पूछा जाता है डायरेक्टली, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, ये आपके फैक्ट बन जाएंगे जहाँ से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। दोस्तों, समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैज्ञानिक प्रगति हुई, इससे आर्थिक विकास हुआ, विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ जब भौगोलिक खोज स्टार्ट की गई थी। दोस्तों,
यूरोप के देशों का इसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि सबसे पहले यूरोप के देशों ने ही भौगोलिक खोज करना स्टार्ट किया था। जैसे अगर मैं बात करूँ यूरोप के देशों की, तो इसके अंदर आपका इंग्लैंड आएगा, हॉलैंड आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, ब्रिटेन आएगा, ये सभी देश आते हैं। सबसे पहले यूरोप का ही वर्चस्व पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुआ था भौगोलिक खोज करने के क्रम। सबसे पहले भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाले 2 देश थे, इसके अंदर स्पेन और पुर्तगाल। ये सबसे महत्वपूर्ण देश थे जिन्होंने भौगोलिक खोजों को स्टार्ट किया था। प्रारंभ में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे पिछड़ते चले गए और बाद में कुछ देश यूरोप के जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनी, फ्रांस, इन देशों को सफलता मिलने लग गई थी। दोस्तों यहाँ पे एक फैक्टर जो आपको याद करना है, पुर्तगाली यात्री थे जिसका नाम था मार्को पोलो। उन्होंने विजयनगर की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबेल खां के दरबार में वैभव का वर्णन किया है। आपके पेपर में आएगा मार्को पोलो किस देश के यात्री थे, तो आप कहेंगे पुर्तगाल के। पेपर में सवाल आएगा विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किसने किया है, तो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने किया था। एक सवाल और बनेगा दोस्तों यहाँ से कि भाई चीन के शासक कुबेल खां के दरबार में वैभव का वर्णन किसने किया है, तो मार्को पोलो ने किया था, जो पुर्तगाल के यात्री थे। जितने भी बॉक्स हैं ये मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि उस काल में, मध्यकाल में कहते सामंती व्यवस्था चलती थी और ना तो उस काल में व्यापार चलता था, ना वाणिज्य होता था और ना ही धर्म का स्वरूप इतना अच्छा उदार था या मानवीय था। पृथ्वी के बारे में लोगों का ज्ञान बहुत ही कम था। उस समय लोगों के मन में अंधविश्वास पनपा हुआ था, साथ ही सीमित भौगोलिक ज्ञान था उनके पास और समुद्री व्यापार भी बहुत सीमित था मध्यकाल के अंदर, क्योंकि सामंती व्यवस्था चलती थी उस समय में। उनके पास व्यापार के साधन नहीं थे मिडिवल हिस्ट्री के समय में या मध्यकाल में, और ध्यान भी उनका बहुत कम था। मध्ययुगीन लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी हुई है, समुद्र की अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे जाओगे और गिर के डूब के मर जाओगे और पानी के अंदर विलीन हो जाओगे। कुछ ऐसा उस समय के मध्यकाल के लोग सोचते थे, क्योंकि उस समय के लोगों ने कंपास का आविष्कार नहीं किया था, दिशा सूचक यंत्र नहीं थी उनके पास। वो हमेशा अपने मार्ग से भ्रमित हो जाते थे, भटक जाते थे। इस चीज का उनके मन में भय बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से उनको किसी प्रकार की सहायता भी उस समय में नहीं दी जाती थी। ये मैंने आपको मध्यकाल के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि क्या थी, किसने इसके अंदर सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाई। तो यूरोप के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने यूरोप को एक ऐसा मार्ग दिया कि उसने भौगोलिक खोजों को स्टार्ट करवाया। इन देशों के अंदर हम बात करेंगे स्पेन की, हम बात करेंगे पुर्तगाल की, हम बात करेंगे डच की, हम बात करेंगे ब्रिटेन की। ये कुछ ऐसे देश थे जहाँ पे भौगोलिक खोज स्टार्ट हुई। इन्होंने भौगोलिक खोज स्टार्ट की, भिन्न भिन्न देशों में गए, वहाँ पे जाके उनको उपनिवेश बनाया, वहाँ पे जाके अपना कब्जा किया। तो सबसे पहले यूरोप ने ही इस घटनाओं को अंजाम दिया था दोस्तों। अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु हुआ क्या, 1853 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने आधिपत्य कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। पेपर में आएगा कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किसने किया, तुर्की ने किया। कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कब किया, 1453 में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आता है, याद करेंगे इसको आप। अब जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया तो यहाँ से क्या है, इस मार्ग के माध्यम से व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत ही कठिन कार्य हो गया था, क्योंकि तुर्की ने क्या किया, इस मार्ग से व्यापार करने के बदले भारी कर वसूलना आरंभ कर दिया था। इस काल में हुए नए नए आविष्कार जैसे समुद्री यात्रा एवं नौसेना का विकास आसान कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारे नए नए आविष्कार हुए, जिससे क्या है, नौसेना का विकास हुआ और व्यापार करना या यात्रा करना काफी आसान हो गया था। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा है। पेपर में सवाल आता है कि यूरोप के वासियों ने कंपास को चलाने का ज्ञान किस देश से सीखा, तो इसका आंसर होगा अरबों से सीखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई थी, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे थे। दूरबीन का आविष्कार भी उस समय में हो चुका था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे कि भाई एस्ट्रोलोब क्या होता है, ये अक्षांश जानने का उपकरण होता है। मतलब अक्षांश को जानना, यदि हमें कितने अक्षांश पे है, ये इस चीज को मापने का यंत्र होता है एस्ट्रोलोब, इसको याद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद करनी दोस्तों, पुर्तगालियों ने ना उस समय में एक नई किस्म की हल्के और तेज चलने वाले जहाज विकसित कर लिए थे। उन जहाजों को हम कैरावल कहते हैं। पेपर में आया कैरावल क्या है, तो कैरावल एक जहाज है जो पुर्तगालियों ने तेज चलने के लिए और हल्के जहाज बना लिए थे जो तेज चलते थे बहुत, उन्हीं को हम कैरावल कहते थे। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पेपर में सवाल पूछा जाता है, 1488 में पुर्तगाली व्यापारी थे, उनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज।
इन्होंने क्या किया, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु चले गए थे। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, हिंदी में कहते हैं उत्तम आशा अंतर्द्वीप। पेपर में आएगा कैप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, वहां पे कौन पहुंचा था? तो वहां पे बार्थोलोम्यू डियास पहुंचे थे 1488 में। ये एक पुर्तगाली यात्री थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज हुई। पेपर में आएगा अमेरिकी खोज कब और किसने करी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी। कब करी? 1492 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद करेंगे। जितने भी ये बॉक्स बना दिए मैंने, रेक्टेंगल बना दिए, इन फैक्ट को आप जरूर याद करेंगे। पेपर में डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। 1498 में एक और पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये थे दोस्तों वास्को डी गामा। ये बहुत साहसी थे, नाविक थे। इन्होंने वास्को डी गामा ने क्या किया, उत्तम आशा अंतर्द्वीप से होते हुए, मतलब कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के मालावर तट, केरल के कालीकट तक पहुंच गए थे। पेपर में आएगा वास्को डी गामा कब भारत आए थे? 1498 में। इन्होंने भारत की खोज की थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये कहाँ पहुंचे? तो केरल के कालीकट द्वीप पे पहुंचे, इसको मालावर तट भी कहते हैं। ठीक है। अब वहां पे क्या है, यहाँ के स्थानीय शासक थे कालीकट के, उनका नाम था जमोरिन। उनके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया है। पेपर में आएगा जिस समय वास्को डी गामा मालावर तट या केरल पहुंचे थे, वहां पे स्थानीय शासक कौन थे? जमोरिन थे। उन्होंने उनका स्वागत किया था। फिर क्या हुआ, भारत के एक व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और अब्दुल मजीद के सहयोग से ही उसे भारत आने का मार्ग मिला था वास्को डी गामा को। पेपर में पूछा जाएगा कि भारत आने का मार्ग वास्को डी गामा को किसने दिखाया था? तो अब्दुल मजीद ने दिखाया था। अब्दुल मजीद वास्को डी गामा से कहाँ मिले थे? दक्षिण अफ्रीका में मिले थे। और दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद ने भारत कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, इसका मार्ग दिखाया और फिर वास्को डी गामा भारत पहुंच गए थे। वास्को डी गामा के द्वारा भारत से जितनी भी वस्तुएं लाई गई थी, उनको 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में लाकर बेच दिया गया था। अब क्या हुआ, जब वास्को डी गामा भारत से जो चीज़ें लेके गए, उन्होंने यूरोप में जाके जब उन चीज़ों को बेचा, तो उनको जब 26 गुना मुनाफा हुआ वहाँ पे, तो काफ़ी सारे यूरोप के देश भारत की तरफ प्रोत्साहित होने लगे, वो भी भारत आने लगे, क्योंकि उनको। फिर आपको क्या याद रखना है कि अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। पेपर में आएगा नई दुनिया किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसे 1498 में कोलंबस से प्राप्त हो। पेपर में आएगा नई दुनिया की खोज कब हुई या किसने करी, या अमेरिकी खोज कब हुई या किसने की? तो कोलंबस ने की। कब? 1498 में। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस कहा था। पेपर में सवाल आएगा कि भाई रेड इंडियंस किसे कहा जाता है? तो अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। ठीक है। बाद में क्या हुआ, फिर बाद में स्पेन के एक नाविक थे जिसका नाम था अमेरिकी वेस्पुस्सी। इन्होंने क्या किया, नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, मतलब अमेरिका को विस्तार से ढूंढने का काम किसने किया? अमेरिकी वेस्पुस्सी ने। या अमेरिका को किसने खोजा, ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कोलंबस ने खोजा। कब? 1492 में। पेपर में पूछेगा कि भाई अमेरिकी वेस्पुस्सी ने क्या किया, तो अमेरिकी वेस्पुस्सी ने अमेरिका को विस्तार से खोजा या नई दुनिया को विस्तार से खोजा था। ठीक है, ये स्पेन के नाविक थे, ये भी याद रखेंगे। और अमेरिका को अमेरिकी वेशभूषी ने एक महाद्वीप बताया था और अमेरिका का नाम अमेरिकी वेशभूषी के नाम पे ही पड़ा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। पेपर में आएगा पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? मैगलन ने लगाया। कब लगाया? 1519 में लगाया था। और यह धारणा पुष्ट हो गई थी कि सभी समुद्र एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। चक्कर लगा के इन्होंने ऐसा बताया। कैप्टन कुक ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। पेपर में आया कि भाई ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? कैप्टन कुक ने की थी। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के कई सारे द्वीपों का पता भी कैप्टन कुक ने लगाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करेंगे आप। अगला फैक्ट, सर जॉन और सेबेस्टिन कैबोट ने क्या किया? न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। इसको भी याद करेंगे आप। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे पुर्तगाल के एक राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की एक महारानी थी इसाबेला। ये एक दोनों महत्वपूर्ण शासक थे, राजा रानी थे, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को करवाने में प्रोत्साहन दिया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब फंड वगैरह दे रहे थे ये लोग। देखो नई दुनिया के बारे में आपको एक फैक्ट याद करना, अमेरिका महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया था। मतलब यूरोप के देशों ने अमेरिका को नई दुनिया कहा था, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि भाई नई दुनिया भी होती है या अमेरिका भी होता है। ये था वो मार्ग जिसके माध्यम से कोलंबस ने यात्रा करी या फिर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये मार्ग था वो।
अब हम पढ़ेंगे कि भाई भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम, बहुत सारे परिणाम हुए दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार पर, वाणिज्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, मतलब नए नए देश उभर के सामने आए, उन्होंने नए नए देशों पे जाके उन पे कब्जा किया, जैसे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, डच ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने। वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, पश्चिमी सभ्यता भारत आ गई, पश्चिम के लोग भारत आ गए, उन्होंने भारत में आके अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। दास व्यापार उभर के सामने आया, लोगों को, अमेरिका के लोगों ने क्या किया, जो कमजोर लोग थे उनको दास बनाया और अपने देश में ले गए, खेतों में काम करवाया, अपने घरों पे काम करवाया। और कई सारे जो भ्रम थे उनका अंत हुआ, और काफ़ी अच्छे काम भी हुए, कुछ गलत काम भी हुए। डिटेल से मैं आपको एक बार फटाफट फटाफट बता देता हूँ दोस्तों। ये कुछ परिणाम थे जो मैंने आपको बताए। चलिए एक बार फटाफट से हेडिंग के माध्यम से देखते हैं। देखो व्यापार और वाणिज्य पे क्या प्रभाव पड़ा। देखो नए नए व्यापार के केंद्र उभर के सामने आए, व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए दोस्तों। यूरोपीय व्यापार चरमोत्कर्षण पे पहुंच गया, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ कि भौगोलिक खोज करने से मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, लोगों के पास लेन देन हो गया, व्यापार बढ़ने लगा, है ना। और साथ के साथ कुछ व्यापार के केंद्र थे उस समय, वो भूमध्य सागर और बाल्टिक तक ही सीमित थे। लेकिन क्या हुआ, जब भौगोलिक खोज होने लगी तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास से भी व्यापार बहुत तेजी से फलने फूलने लगा। और इसके अगल बगल में कई सारे शहर उभर के सामने आए, जैसे लंदन उभर के सामने आया, पेरिस उभर के सामने आया, एम्स्टर्डम उभर के सामने आया, एंटवर्प उभर के सामने आया। ये कुछ बड़े बड़े शहर उभर के सामने आए जो कि इन महासागरों के अगल बगल में स्थापित थे। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, दूसरा परिणाम क्या हुआ दोस्तों, तो औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे कई देशों ने क्या किया, दूसरे देशों पे जाके कब्जा कर लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया, उसका शोषण कर लिया। इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, भारत के अंदर कई सारे यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई। आप इसको याद करेंगे, क्रम याद करेंगे। जैसे पेपर में आएगा, पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था, या पुर्तगाली कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी, तो 1496 में स्थापित हुई थी। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी, सन 1600 में स्थापित हुई थी। डच कंपनी भारत में कब आई थी, 1602 में आई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी, 1664 में हुई थी। डैनिश कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी, 1616 में हुई थी। स्वीडिश कंपनी भारत में कब आई थी, 1731 में हुई थी। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कब कब हुई, ये सब याद करेंगे आप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शुरू की 4 कंपनियां। पुर्तगाली का आगमन 1498, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई थी, तो आपको पहले से याद होना चाहिए। डच 1602 में आए थे, फ्रांसीसी 1664 में आए थे। 6 के 6 याद करेंगे, लेकिन शुरू के 4 जल्दी, ढंग से, बढ़िया और बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार होने लगा था। ये भी एक परिणाम हुआ था कि पश्चिम के देश भारत में आने लग गए थे, पूर्व की तरफ आने लग गए थे। वहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, अपने साहित्य का प्रचार प्रसार किया। साथ के साथ ईसाई धर्म प्रचारकों ने क्या किया, अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका के दुर्गम स्थानों पे जाकर वहाँ पे धर्म का प्रचार किया, और उससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा दोस्तों। लोगों का क्या था, इन देशों में धन का लालच देके जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, जो कि गलत था दोस्तों। साथ के साथ दास व्यापार का भी विकास हो रहा था। उस समय क्या था, मानव श्रम की बहुत महत्व था, मानव को व्यापार किया जाता था मानव से। लेकिन बाद में क्या हुआ, मानव श्रम से व्यापार लिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस मानव को दास बना के, उसको गुलाम बना के भिन्न भिन्न जगह पे ले जाके उनसे काम करवाया जाता था। जैसे अमेरिका ने क्या किया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़ा, पकड़ के यूरोप के बाजारों में जाके बेचना स्टार्ट कर दिया, गुलाम बना के इनसे इनका काम लिया जाता था। और इन गुलामों को जंगल काटने के लिए, खेती करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इसके अलावा जहाज में ईंधन फेंकने के लिए, झोंकने के लिए, मतलब कठिन कठिन काम इन गुलामों से खेतों में करवाए जाते थे। कुछ भ्रम भी थे लोगों के, जिसका अंत हुआ और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। दोस्तों लोगों का भ्रम क्या था कि भाई यदि हम समुद्र से यात्रा करेंगे तो भाई हम समुद्र के अंदर डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि उस समय नए नए आविष्कार नहीं थे हमारे पास। लेकिन समुद्र यात्रा करने से क्या हुआ, नए नए आविष्कार हुए, जैसे नए नए नाव बने, नए नए जहाज बने, और दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ, कंपास बना। तो इसके माध्यम से लोगों ने समुद्र की यात्राएं की, भिन्न भिन्न देशों की खोज की, जैसे अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, न्यूजीलैंड की खोज हुई। लोग वहाँ तक पहुँचे, दूसरे देशों पे जाके पश्चिम के लोगों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, गुलाम बनाया, उनका शोषण भी किया। तो कुछ अच्छे काम भी हुए भौगोलिक खोज से, कुछ बेकार काम भी हुए थे। हमको सब कुछ पढ़ के अपना कंसेप्ट रेडी करना है, अपना कंसेप्ट को बिल्ड करना है दोस्तों। कुछ अन्य परिणाम भी हुए, जैसे अन्य परिणाम के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई कि भौगोलिक खोज होने से क्या हुआ, नए नए फसल एक देश से दूसरे देशों में गए, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में गए। जैसे यूरोप में, यूरोप के अंदर कॉफ़ी, चाय, गन्ना, मक्का, आलू
तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों के अंदर आगमन हुआ, है ना? भारतीय फसल जैसे आम, गन्ना, ये सभी चीज़ें दूसरे देशों के अंदर गई। ठीक है? कुछ अन्य परिणाम के अंदर हम जानेंगे, जैसे यूरोप विशेषकर इटली में नए-नए नगरों का उद्भव हुआ, भूमध्य सागर की महत्व बढ़ गया, भूमध्य सागर के आस-पास कई-कई शहर उभर के सामने आए, जैसे लंदन हो गया, इटली हो गया, पेरिस हो गया, रोम हो गया। ठीक है? पूंजीवाद और वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ, नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। ये था दोस्तों चैप्टर जो मैंने आपको बताया। इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ ही फैक्ट, मुझे लगता है 12 या 15 ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं, जो मैंने सर्कल बना दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको जरूर लर्न करने हैं, याद करने हैं। फिर कुछ पीवाईक्यू पेपर के अंदर पूछे गए इस चैप्टर से क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आए, वो दिखाऊंगा आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल, अमेरिका। इसका आंसर होगा बी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? भारत से, अरब से, रोम से, चीन से। इसका आंसर होगा सी, अरबों से। तीसरा क्वेश्चन, उत्तम आशा अंतर्दीप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा डी, डियाज बार्थोल्यूमोज लीम्यो। 1488 में इसकी खोज की गई थी। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1453 में, 1492 में, 1498 में, 1519 में। इसका आंसर होगा बी, 1492 में। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1420 में, 1453 में, 1510 में, 1498 में। इसका आंसर होगा बी, 1453 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगलन ने, वास्को डी गामा ने, कैप्टन कुक ने, मार्को पोलो ने। इसका आंसर होगा ए, मैगलन ने। अब मैं आपको दोस्तों बीपीएससी एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन टीआरई 1, 2, 3 में इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो दिखाऊंगा। यह वो क्वेश्चन दोस्तों जो बीपीएससी टीआरई 1 के एग्जाम के अंदर 9, 10 के पेपर में पूछा गया था। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की थी जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशिक प्रारंभ हुआ? ए, पुर्तगाल और स्पेन, बी, फ्रांस और इंग्लैंड, सी, जर्मनी और इटली। इसका आंसर होगा ए, पुर्तगाल और स्पेन। ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने भौगोलिक खोज प्रारंभ की थी। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? आर्थिक कारण के कारण भौगोलिक खोज की जाती थी, नए क्षेत्रों की खोज के कारण की जाती थी, ईसाई धर्म का प्रचार करने के कारण की जाती थी, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कि भाई भौगोलिक खोज जो किया गया इसके मत क्या थे, क्यों किया गया, क्या प्रभाव हुए? तो आर्थिक कारण भी थे, हमने देखा व्यापार के कारण भौगोलिक खोज किया जाता, नए क्षेत्रों की खोज की गई, जैसे नए नए क्षेत्रों की खोज हुई, भारत की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, न्यूजीलैंड के द्वीपों को पता लगाया गया, ईसाई धर्म का प्रचार भी किया गया था, हमने देखा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक से अधिक, क्योंकि सभी काम भौगोलिक खोज के परिणाम से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता था, 1492 में जिसने अमेरिका की खोज की थी, वो किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया? मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस को फंड कौन दिया था यात्रा करने का? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, इनमें से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, स्पेन। क्योंकि स्पेन के जो शासक थे, राजा और रानी थे, मैंने आपको बताया था, उसके द्वारा ही क्रिस्टोफर कोलंबस को फंड दिया गया था कि तुम यात्रा करो। ये 3 क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने वहां से निकाल के आपके सामने स्लाइड लगाई ताकि आपको दिखा सकूं, आपको विश्वास जगा सकूं। दोस्तों जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पेपर में पूछा जाता है। ये पेपर्स को सॉल्व करके 9, 10 की किताब को पढ़ के मैं टीचर बना हूँ। एकदम सही कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, बस विश्वास रखो। और 15-20 क्लास लेके देखो, आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा। मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा, क्योंकि मैंने क्लास के 12th के बच्चों को पढ़ा के इतने अच्छे मार्क्स दिलाए। पहले मैंने किया, फिर बच्चों को करवाया, फिर मैं खुद टीचर बना, अब मैं आपको टीचर बनाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। बस आप फोकस रहो, जो पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट के अंदर एक अच्छा सा कमेंट जरूर शेयर करें, ताकि मैं पढूं, मुझे अच्छा लगे, मुझे एनर्जी मिले, मुझे काम करने का मन करे। दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो एक कमेंट तो बनता है। अच्छा लगे चाहे बेकार लगे, जैसा भी आपको लगे आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।